सऊदी अरब का बादशाह اليوم في المملكة العربية السعودية शाह फैसल اتفقوا على هضم حقوق العرب. मुसलमान दुनिया का वो अकेला बादशाह जिसके एक ही हुक्म से सुपर पावर अमेरिका ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे, जिसने फलस्तीन की आजादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ली थी। لن نقبل بتقسيم فلسطين लेकिन जैसे ही शाह फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना, أو أن يتكدر الشرق. शाह फैसल को उसके अपने ही भतीजे सऊदी खानदान के एक शहजादे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। लेकिन आखिर सऊदी खानदान को इतनी ताकत मिली कहां से? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अरब का ये सारा इलाका फतह कर लिया था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, अरब के बहुत सारे कबीलों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। نطيع أوامر أبو بكر بعد الآن. और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो नबी होने का झूठा दावा भी किया था, जिनमें सबसे बड़े झूठे नबी का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। أنا الرسول. तो अब पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब को दोबारा फतह करने के लिए अपना बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को इन बागी कबीलों की तरफ भेजा, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तेजी से ये सारा इलाका दोबारा फतह किया और आखिर उनकी लड़ाई तारीख के सबसे बड़े झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई, जंगे यमामा। इस जंग में खालिद बिन वलीद ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके कबीले बनु हनीफा को ऐसा हराया कि अगले 1000 साल तक बनु हनीफा दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन 1000 साल के बाद मुसैलमा के कबीले बनु हनीफा से एक नया बादशाह सामने आया, सऊदी खानदान का पहला बादशाह, जिसका नाम था मुहम्मद बिन सऊद। जब सऊद बादशाह बना, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस्मानिया खिलाफत थी, जिसमें ज्यादातर उस्मानी बादशाह सूफीज्म को फॉलो करते थे। और उस्मानिया सल्तनत के दौर में मक्का का ये हाल था कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद में रोज एक ही नमाज पढ़ने के लिए 4 अलग इमाम खड़े होते थे, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। और इनमें से कोई भी एक दूसरे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। ये सब देखकर अरब में एक स्कॉलर ऐसा था जो इस सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। लेकिन जैसे ही वो इस सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोगों ने उन्हें अपने ही शहर से निकाल दिया। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पास इल्म तो था, लेकिन अपने ख्यालात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत थी। और ये ताकत उन्हें तब मिली जब उन्होंने दुनिया के पहले सऊदी बादशाह के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद सऊदी और वहाबी खानदान ने मिलकर अरब के इलाके नजद में एक मजबूत हुकूमत बनाई। अब सऊदी खानदान की एक मजबूत हुकूमत तो बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई औकात नहीं थी। उस्मानिया खिलाफत अब भी मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इस सब के 200 साल बाद उस्मानिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें एक बार फिर ब्रिटिश एम्पायर और उस्मानिया खिलाफत एक दूसरे के आमने सामने हुए। और ब्रिटिश एम्पायर को अच्छी तरह पता था कि हम उस्मानिया खिलाफत को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उनके साथ अरबों का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फुल जोर लगाया कि किसी तरह अरब के लोग उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर को इस काम के लिए एक बहुत ही ताकतवर अरब लीडर की जरूरत थी। और आखिर बहुत ढूंढने के बाद अंग्रेजों को ये लीडर मिल गया, मक्का का शरीफ हुसैन, जो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था। और वो खुद भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ब्रिटिश एम्पायर ने शरीफ हुसैन और अरब के लोगों के साथ एक वादा किया
کہ اگر ہم عثمانیہ سلطنت سے یہ جنگ جیت گئے ہم دنیا سے خلافت ختم نہیں کریں گے بلکہ ہم ترکوں سے خلافت چھین کر واپس عربوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ سن کر آف کورس عرب کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے برٹش امپائر کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور آخر عربوں کی ہی اس بغاوت کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو پہلے اتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اب صرف اتنی سی رہ گئی۔ تو اب ویٹ، مشن تو پورا ہو چکا تھا، مطلب برٹش امپائر کو اب خلافت شریف حسین کو دے دینی چاہیے تھی، لیکن برٹش امپائر نے کہا نہیں، اور انہوں نے شریف حسین کے سامنے ایک بہت ہی خطرناک شرط رکھی کہ ہم تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ تو بنا دیں گے لیکن تمہیں فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ لیکن فلسطین کو بیچنے کی انگریزوں کی اس آفر کو شریف حسین نے پھاڑ دیا۔ برٹش امپائر کو یہ دیکھ کر شریف حسین پر بہت غصہ ہے کہ ہمارے اس پپٹ کی اتنی ہمت کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھائی، لیکن شریف حسین نے فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر برٹش امپائر نے اپنا سارا سپورٹ شریف حسین سے ہٹا دیا، جس کے بعد ایک ایسی عجیب سچویشن بنی کہ پوری دنیا میں عربوں کا کوئی بھی بڑا لیڈر نہیں تھا، اور یہ سب دیکھ کر اس موقع کا سب سے بڑا فائدہ ایک جوان عرب لیڈر نے اٹھایا، سعود خاندان کا کنگ عبدالعزیز۔ اب عبدالعزیز شریف حسین سے بالکل اپوزٹ تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر دنیا سے خلافت ختم ہوتی ہے تو ہونے دو، اگر فلسطین یہودیوں کو ملتا ہے تو ملنے دو، اسے صرف عرب کا بادشاہ بننا تھا۔ اور انگریزوں کو بھی بالکل ایسے ہی ایک سیلفش مسلمان لیڈر کی ضرورت تھی جو صرف اپنا سوچے اور باقی مسلمانوں کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے شریف حسین سے اپنا سپورٹ ہٹانے کے بعد انگریزوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عبدالعزیز کو سپورٹ کیا، جس کے بعد عبدالعزیز اپنی فوج کے ساتھ تیزی سے مکہ اور مدینہ فتح کرنے کے لیے ریاض سے روانہ ہوا۔ اینڈ آف کورس انگریزوں کی مدد سے عبدالعزیز نے آسانی سے پورا حجاز فتح کر لیا، اور عبدالعزیز کی طاقت کو دیکھ کر مکہ کے سارے علماء نے کعبہ کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد عبدالعزیز کی بادشاہت اس سارے علاقے پر پھیل گئی، اور اس طرح دنیا میں ایک نئی ریاست بنی، The Kingdom of Saudi Arabia۔ اليوم في المملكة العربية السعودية اور عبدالعزیز اس کا پہلا بادشاہ۔ سب سے پہلے کنگ عبدالعزیز نے سعودی عرب کو دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک حصہ نجد جس میں سعودی خاندان کا کیپٹل ریاض تھا، جس کا گورنر اس نے اپنے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز کو بنایا، اور دوسرا حصہ حجاز جہاں اسلام کی سب سے ہولی سائٹس تھی، مکہ اور مدینہ، اور یہاں کا گورنر بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بنایا، پرنس فیصل۔ هذا كل ما أريده أيها الإخوان۔ اب جیسے ہی سعودی عرب ایک سٹیٹ بنا، سعودی کے بالکل پاس ہی ایک ملک بحرین میں عرب کا سب سے پہلا آئل کا کنواں ڈسکور ہوا۔ of Middle Eastern oil as emissary to Arabia. یہ دیکھ کر عبدالعزیز نے بھی اپنے انگریز دوستوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں تیل ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اگلے 6 سال تک ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں آئل کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ انہی انگریز سائنٹسٹ نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن عرب کے ڈیزرٹ سے ایک غریب آدمی ان کے پاس آیا اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر سعودی عرب کے علاقے دمام کی طرف لے کر گیا، اور ہمیں کہا یہاں پر ڈھونڈو، وہ تمہیں یہیں پر ملے گی، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں یہاں ملے گی۔ اور اس طرح سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی آئل کی ڈسکوری ہوئی۔ the world's largest supplier of oil. Now, جیسے ہی سعودی میں آئل کی ڈسکوری ہوئی، عبدالعزیز کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ اس کے صرف 1 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 2۔ جس کی وجہ سے پوری دنیا کو آئل کی سخت ضرورت تھی۔ یہ دیکھ کر کنگ عبدالعزیز پوری دنیا کو سعودی کا تیل بیچنے لگا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی اکانومی 2000 ٹائمز بڑھ گئی، اور عبدالعزیز ایک غریب بادشاہ سے اب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا۔ اس جنگ میں ورلڈ وار 2 میں عبدالعزیز جرمنی کے ہٹلر کے خلاف
امریکہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. discuss mutual problems of trade and relations with Saudi Arabia. لیکن ورلڈ وار 2 ختم ہوتے ہی عبدالعزیز کے انگریز دوستوں نے دنیا میں ایک نیا ملک بنایا, اسرائیل. جیسے اسرائیل کے لیڈر نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا, Finally, by the grace of God, اس کے صرف ایک دن بعد آلموسٹ بہت سارے عرب ملکوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا. اب جب سارے عرب اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے, دنیا کا سب سے بڑا عرب بادشاہ عبدالعزیز چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. عبدالعزیز کے پاس پیسہ تو بہت تھا اور بہت بڑی فوج بھی تھی, لیکن فلسطین کو بچانے کے لیے عبدالعزیز نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا, اور صرف 800 سعودی والنٹیئرز نے جا کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی. لیکن پورے سعودی خاندان میں صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی, عبدالعزیز کا بیٹا پرنس فیصل, هل نقبل بتقسيم فلسطين؟ جس نے UN میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے. بشير زوال إسرائيل. اب اسرائیل تو آزاد ہو گیا, لیکن اس کے کچھ ہی سالوں بعد کنگ عبدالعزیز اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. مرنے سے پہلے عبدالعزیز نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کاش میرے بعد سعودی عرب کا بادشاہ سعود نہیں بلکہ فیصل ہوتا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کاش میرے فیصل جیسے 3 اور بیٹے ہوتے. لیکن پھر بھی اپنے آخری وقت میں عبدالعزیز نے فیصل کو اپنے پاس بلایا اور اس سے 7 بار قسم لی کہ تم اپنے بھائی سعود کے ساتھ وفادار رہو گے. جس کے بعد عبدالعزیز کے مرتے ہی اس کا بڑا بیٹا سعود سعودی عرب کا بادشاہ بنا. لیکن آخر کیوں عبدالعزیز سعود کی جگہ اپنے بعد فیصل کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا بڑا بیٹا سعود ایک بہت ہی عیاش آدمی ہے. سعود کی 4 بیویاں اور اس کے حرم میں 100 سے زیادہ لونڈیاں تھیں, اور سعود کے ٹوٹل 115 بچے تھے, اور اس کی یہ ساری فیملی اس کے 24 لگژری پیلیسز میں رہتی تھی. اور سعود کی شراب پینے کی عادت کا سب کو پتا تھا. سعود نے بادشاہ بنتے ہی سعودی عرب کا سارا خزانہ اپنے خاندان پر لٹانا شروع کیا. سعود نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہر شہزادے کو خزانے سے کروڑوں روپے دیے جائیں گے. اور صرف یہی نہیں, سعود میں قرضے لے لے کر سارے رائل شہزادوں کے لیے $1 بلین کے پیلیسز بنانے کا حکم دیا, جس سے سعودی عرب پر قرضہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل سے بھی بڑھ گیا. اب جب سعود سعودی عرب کا سارا پیسہ اپنی عیاشیوں پر اڑا رہا تھا, اس کے خاندان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو اسے بار بار اس سب سے روک رہا تھا, سعود کا بھائی شاہ فیصل. لیکن سعود نے شاہ فیصل کی باتیں نہیں مانی, کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم جتنا بھی قرضہ لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی, کیونکہ بہت جلد سعود کا سارا غرور ٹوٹنے والا تھا. اب تک دنیا میں آئل صرف سعودی اور کچھ ہی باقی کنٹریز میں تھا, لیکن آہستہ آہستہ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی آئل ڈسکور ہونا شروع ہوئی, جس سے دنیا میں آئل کی سپلائی تیزی سے بڑھنے لگی. اب جب آئل کی سپلائی پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تو آف کورس آئل کی پرائس نیچے گرنے لگی اور سعودی عرب کے خزانے خالی ہونے لگے. اب سعود پھنس چکا تھا, کیونکہ اس نے قرضے بہت زیادہ لے لیے تھے اور انہیں واپس کرنے کے لیے سعود کے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن اس سب کے بعد بھی سعود اپنی عیاشی کی زندگی گزارتا رہا. یہ دیکھ کر سعود کو اس کے بھائی فیصل نے بہت سمجھایا کہ تمہاری ان عیاشیوں سے یہ ملک تباہ ہو جائے گا. لیکن سعود نے فیصل کی بات نہیں مانی. آخر فیصل نے غصے میں آ کر اپنی پرائم منسٹر کی پوسٹ سے ریزائن کر دی اور سعودی عرب چھوڑ کر چلا گیا. فیصل کے جانے کے بعد سعودی عرب کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے اور صرف 2 سالوں میں سعودی عرب تاریخ میں پہلی بار بینکرپٹ ہونے کے بالکل قریب کھڑا تھا. یہ سب دیکھ کر سب کو سمجھ آ گئی کہ اب سعودی عرب کو تباہ ہونے سے صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے, شہزادہ فیصل. یہ دیکھ کر سعودی خاندان اور وہابی خاندان نے مل کر فیصل کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ پلیز اپنے بھائی سعود کو ہٹا کر خود سعودی عرب کے بادشاہ بن جائیں, ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے. لیکن فیصل نے کہا نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ فیصل کو وہ دن یاد تھا جب اس نے اپنے باپ عبدالعزیز کے سامنے
कसम खाई थी कि वो हमेशा सऊद के साथ वफादार रहेगा। इसीलिए फैसल ने कहा कि नहीं, बादशाह सऊद ही रहेगा, मैं उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर बनकर सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सऊद ने फैसल की ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर फैसल के हवाले कर दी। फैसल ने आते ही सबसे पहले शहजादों की सारी आयाशियां खत्म कर दी, उनको दिए जाने वाले करोड़ों रुपए बंद कर दिए और इन शहजादों के लग्जरी पैलेसेस छीनकर वहां गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाए। और सबसे बड़ा काम फैसल ने यह किया कि तारीख में पहली बार सऊदी अरब से स्लेवरी खत्म कर दी। शाह फैसल ने अपने खजाने से हर गुलाम के मालिक को $2000 देकर उसे आजाद कर दिया। इस तरह एक ही दिन में हजारों गुलाम आजाद हो गए। और सऊदी की इकोनॉमी ठीक करने के लिए शाह फैसल ने एक ताकतवर आदमी से कर्जा भी लिया, जो उस वक्त सऊदी का सबसे अमीर आदमी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन लादेन। फैसल ने पूरी दुनिया से इस्लामिक स्कॉलर्स को सऊदी बुलाया ताकि ये स्कॉलर्स सऊदी के एलीट खानदान के बच्चों को इस्लाम सिखा सके। बाय द वे, इन्हीं इस्लामिक स्कूल्स में उसी सऊदी के सबसे रिच आदमी मोहम्मद बिन लादेन का बेटा भी पढ़ता था, उसामा बिन लादेन। Give us Osama bin Laden, dead or alive. फैसल के इन जबरदस्त कामों से अब सऊदी अरब दोबारा मजबूत होने लगा, लेकिन पूरी दुनिया को अच्छी तरह पता था कि सऊद सिर्फ नाम का बादशाह है और सारी ताकत असल में फैसल के पास है। इस सब के दौरान किंग सऊद अमेरिका में आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब 1 साल के बाद वो वापस सऊदी आया और वापस आकर उम्रा करने के लिए गया, लेकिन उम्रा करने के दरमियान ही उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे वो इज्जत नहीं दे रहे जो एक बादशाह को मिलनी चाहिए, और उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे बादशाह समझते ही नहीं है। और यहाँ से सऊद आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई फैसल से नफरत करने लगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अयाश बेटे उसे फैसल के खिलाफ भड़काने लगे, क्योंकि फैसल ने आते ही इन सारे शहजादों की अयाशियां खत्म कर दी थी। तो अब सऊद और उसके बेटे मिलकर फैसल को हटाने की साजिश करने लगे। सऊद और उसके बेटे पैसे देकर लोगों को फैसल के खिलाफ करने लगे, जिसका फैसल को अच्छी तरह पता था, लेकिन फैसल ने बादशाह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। असल मसला तब बना जब सऊद ने फैसल की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था, फैसल, तुम अपनी औकात में रहो और याद रखो कि बादशाह मैं हूँ, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे 2 बेटों को सऊदी अरब के टॉप मिनिस्टर्स बनाओ, वरना मैं अपनी रॉयल फौज भेजकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही फैसल ने बादशाह का ये खत पढ़ा, उसने ये खत अपने भाई को दिया, जिसने सीधा जाकर बादशाह के मुंह पर ये खत फाड़ दिया। अपनी ये बेइज्जती देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन अपनी रॉयल फौज फैसल को गिरफ्तार करने के लिए उसके महल की तरफ भेजी। बादशाह की रॉयल फौज ने जाकर फैसल के महल को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन फनी बात यह कि फैसल के पास इतनी ताकत थी और उसका इतना रोब था कि जैसे ही फैसल अपने महल से बाहर निकला, बादशाह की फौज की कांपे टांगने लगी और उन्होंने फैसल को देखकर उसे गलती से सलूट कर दिया, जिसे देखकर फैसल इन गार्ड्स पर हंसने लगा। लेकिन फिर भी ये गार्ड्स फैसल को गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहे। यहां तक कि कहा जाता है कि बादशाह ने फैसल को मारने की कोशिश भी की। ये सब देखकर आखिर फैसल ने अपने बाप से की हुई कसम तोड़ दी और कहा अब और बस है। सऊद सारी हदें पार कर चुका है। अब सऊद के पास तो सिर्फ थोड़े से रॉयल गार्ड्स थे, लेकिन सऊदी अरब की पूरी फौज फैसल को अपना लीडर मानती थी। तो सबसे पहले फैसल ने हुक्म दिया कि सारे पैलेसेस से हमारी औरतों और बच्चों को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब फैसला तलवार से होगा। फैसल के एक ही इशारे से पूरी सऊदी फौज तेजी से बादशाह के महल की तरफ बढ़ने लगी और बादशाह के महल को हर तरफ से घेर लिया। अब फैसल और सऊद एक स्टैंड ऑफ में खड़े थे, लेकिन फैसल की फौज बादशाह से बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बादशाह अपनी फौज को लेकर पीछे हट गया और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब इन दोनों भाइयों फैसल और सऊद का फैसला करने के लिए सऊदी अरब का मुफ्ती आजम मक्का से कैपिटल की तरफ आया, जो
वहाबी खानदान का लीडर था। सऊद ये देखकर हैरान रह गया कि उसका अपना खानदान और सऊदी अरब के सारे उलमा बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे। लेकिन क्यों, आखिर क्यों सब बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे? इसकी दो बड़ी रीजंस है। एक तो फैसल ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज़हीम और जबरदस्त लीडर था, लेकिन इसकी एक और भी इम्पोर्टेंट वजह थी। इस सब से 200 साल पहले अरब के दो बड़े खानदान सऊद और वहाबी खानदान ने मिलकर पहली सऊदी रियासत बनाई थी, और आज तक यही दो खानदान सऊदी अरब के सबसे पावरफुल खानदान थे। और फैसल ऐसा अकेला आदमी था जो इन दोनों खानदानों का शहजादा था, क्योंकि फैसल का बाप अब्दुल अजीज सऊद खानदान से था और उसकी माँ तरफा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खानदान से थी। इसीलिए अब दोनों खानदानों ने मिलकर बादशाह सऊद के खिलाफ शहजादे फैसल को सपोर्ट किया। आखिर ये सब देखकर फाइनली सऊद अपने तख्त से हट गया और शहजादा फैसल सऊदी अरब का नया बादशाह बना। King Faisal, a desert warrior. أن يتكدر الشرق और बादशाह बनते ही फैसल ने अपनी पहली स्पीच की ونحن حينما نصارع और कहा कि ए लोगों, मुझे अपना बादशाह नहीं बल्कि अपना दोस्त और नौकर समझो, ونحن أيها الإخوة क्योंकि तुम्हारा बादशाह मैं नहीं बल्कि इस पूरी कायनात का सिर्फ एक ही बादशाह है। और मेरा ये तख्त कोई तख्त नहीं, तख्त भी सिर्फ अल्लाह का ही है। अब फैसल बादशाह तो सऊदी अरब के उलमा के सपोर्ट से बना था, लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम किए जिससे उलमा फैसल के खिलाफ होने लगे। फैसल ने बादशाह बनते ही लड़कियों के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और इवन सऊदी अरब का पहला टीवी चैनल भी खोला, जिसमें मेल एंकर्स तो थे, साथ ही एक फीमेल एंकर भी थी। लेकिन सऊदी अरब के उलमा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि एक दिन एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सऊदी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा जो एक बहुत ही सिंपल सी बात थी कि जमीन हमेशा सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं। ये न्यूज़पेपर पूरे सऊदी अरब में फैल गया, लेकिन जब इस आर्टिकल का सऊदी अरब के बड़े मुफ्ती शेख बिन बाज को पता चला तो उन्होंने ऐलान किया कि ये सब बिल्कुल झूठ है, और फिर खुद न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा कि जमीन सूरज के गिर्द नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। जमीन तो साकिन है बेटा। शेख बिन बाज का ये आर्टिकल सिर्फ सऊदी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग सऊदी अरेबिया और उसके उलमा पर हंसने लगे, और इसी के साथ शाह फैसल का भी मजाक उड़ने लगा। जैसे ही फैसल को ये बात पता चली, उसने हुक्म दिया कि जिन न्यूज़पेपर्स में ये बात छपी है उन सारों को जमा करके आग लगा दी जाए, जिससे सऊदी उलमा और भी ज्यादा फैसल के खिलाफ खड़े होने लगे। बाय द वे, इस सब के 20 साल बाद एक सऊदी शहजादा पहली बार स्पेस गया और वहां उसने खुद अपनी आंखों से दुनिया को घूमते हुए देखा, और वापस आकर उसने ये बात मुफ्ती आजम को बताई, जिसके बाद शेख बिन बाज ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उस पर सबसे माफी मांगी। इन शॉर्ट, उस जमाने के सऊदी उलमा इतना सख्त थे कि उन्होंने इवन वनीला आइसक्रीम को भी हराम कह दिया था। लेकिन आखिर सऊदी उलमा और फैसल की जंग तब शुरू हुई जब उसने सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। एंड ऑफ कोर्स सऊदी उलमा तो टीवी को हराम समझते थे, तो वो हर तरफ टीवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहां तक कि एक शहजादे ने जाकर फैसल के टीवी स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां पुलिस ऑफिसर्स पर फायरिंग करने लगा। इसी फायरिंग के दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को बचाने के लिए इस सऊद खानदान के शहजादे को गोली मार दी और वो मर गया, जो एक बहुत ही खतरनाक बात थी। इस शहजादे का बाप सीधा अपने भाई बादशाह फैसल के पास गया और उसे कहा, ये पुलिस वाला मेरे हवाले करो ताकि मैं इसका सर काट दूं। लेकिन फैसल ने कहा, नहीं, पुलिस वाला तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, गलती तुम्हारे बेटे ने की थी, और जब तक मैं सऊदी का बादशाह हूं, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो शहजादा हो या कोई आम आदमी, उसे सजा मिलकर रहेगी। मतलब अब फैसल ने एक आम पुलिस वाले को बचाने के लिए अपने ही खानदान सऊद खानदान के साथ दुश्मनी ली थी। इस शहजादे की मौत को याद रखें, क्योंकि इसी शहजादे की मौत की वजह से आगे जाकर शाह फैसल को भी शहीद किया गया था। ये सब तो सऊदी के अंदर हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब के बाहर भी फैसल आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा है। Her Majesty warmly welcomed the dignified Middle Eastern ruler. क्योंकि जैसे ही फैसल बादशाह बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई
पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। Why the Indians are so anxious to precipitate this war? जिसमें फैसल ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया और पाकिस्तान की फौज की मदद के लिए सस्ता तेल भेजने लगा, जिससे पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, इजराइल और अरबों की जंग। Arab states went to war with the Israelis. अब इजराइल के साथ पहली जंग में फैसल के बाप अब्दुल अजीज ने फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन अब जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह था, उसने अपनी 20,000 की फौज के साथ फलस्तीन और अरबों की मदद की। लेकिन फैसल की बहुत कोशिश के बाद भी अरब इजराइल से ये जंग हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि इस जंग के बाद इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। इजराइल से ये जंग बुरी तरह हारने के बाद कहा जाता है फैसल को इतना दुख हुआ कि किसी ने भी इस हार के बाद फैसल को कभी हंसते हुए नहीं देखा, और फैसल हर टाइम सिर्फ एक ही टेंशन में था कि किस तरह अब इजराइल से बदला लिया जाए। इजराइल ने इस जंग में जिन मुसलमान मुल्कों को तबाह किया था, फैसल ने अपने खजाने से उन सारे मुसलमान कंट्रीज को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, और यहाँ से फैसल पूरी दुनिया से फाइटर जेट्स, टैंक्स और वॉर शिप्स खरीदने लगा, ताकि सऊदी फौज को ताकतवर बनाकर फैसल इजराइल से बदला ले सके। अब जब फैसल इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, अचानक दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक दिन एक क्रिश्चियन आदमी ने जेरूसलम में मुसलमानों की तीसरी सबसे होली साइट मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इस क्रिश्चियन ने मस्जिद अक्सा के अंदर सलाउद्दीन अयूबी के मिंबर को आग लगाई थी। ये वो मिंबर था जिसे सलाउद्दीन अयूबी ने 800 साल पहले खुद इस जगह पे रखा था, और अब ये मिंबर जलकर राख हो चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। इस सब के बाद जब उस क्रिश्चियन से पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये इसलिए किया कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में तभी आएंगे जब मस्जिद अक्सा तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इजराइल की हुकूमत की डिठाई देखे कि मस्जिद अक्सा को आग लगाने के बाद भी इजराइल की अदालत ने इस आदमी को कोई सजा नहीं दी, और कहा कि यह आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक पागल है। लेकिन अब अगर यही सब किसी मुसलमान ने किया होता तो पूरी दुनिया ने मिलकर उसे टेररिस्ट कहना। Islam does not deserve to call itself a religion of peace. Islam is not a religion of peace. मतलब हमारा टेररिस्ट और तुम्हारा टेररिस्ट पागल। अब जब इस आदमी को कोई सजा नहीं मिली, पूरी दुनिया के मुसलमान हर जगह इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और सारे मुसलमान इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर की तरफ देख रहे थे, सऊदी अरब के शाह फैसल। तो अब ये सब देखकर फैसल ने पूरी दुनिया के मुसलमान लीडर्स को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान हुआ, जिसका नाम था OIC, जिससे ऑफ कोर्स फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। अब फैसल को मौका मिल चुका था कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ यूनाइट करे। तो अब फैसल मुसलमान लीडर्स के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की प्लानिंग करने लगा, और अचानक 1973 में यहूदियों के सबसे बड़े फेस्टिवल योम किपुर के दिन अरब फौजों ने इजराइल पर सरप्राइज हमला कर दिया। Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur. और अरब फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर दाखिल हुई, और इजराइल से ये सारे इलाके फतह कर लिए। इजराइल इस जंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसीलिए इजराइल की फौजें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के प्रेशर की वजह से पीछे हटने लगे। ये देखकर किंग फैसल ने मुसलमानों की फौज की तरफ मैसेज भेजा कि आज मेरे बेटों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन अब रुकना नहीं है, इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान अब कुछ ही दिनों में इजराइल को बिल्कुल क्रश कर देंगे। लेकिन यहाँ इजराइल की मदद के लिए वो आया जिसका फैसल को डर था, सुपर पावर अमेरिका। The United States has stood by the side of Israel. अरब की फौज से डरकर इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से मदद की भीख मांगी, और अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि फौरन हमें $1 बिलियन की एड भेजी जाए।
जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि $1 बिलियन नहीं, ये लो $2 बिलियन और जाकर इन अरबों को सबक सिखाया। इसके साथ अमेरिका ने इजराइल को फाइटर जेट्स, टैंक्स और मशीन गन्स भी भेजी और अमेरिका की इस मदद से इजराइल दोबारा अरब फौजों को पीछे धकेलने लगा। अब जब इस सब का मुसलमानों के लीडर किंग फैसल को पता चला, इस वक्त मुसलमानों का लीडर किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसे अमेरिका की इस बदमाशी का बताया गया। फैसल को अमेरिका की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि फैसल ने उसी वक्त अपना फोन उठाया और कहा फौरन ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जैसे ही ऑयल मिनिस्टर फैसल के पास पहुंचा, उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और इनकी मीटिंग शुरू हुई। लेकिन ऑयल मिनिस्टर ने फैसल से कहा कि सऊदी के सारे टीवी चैनल्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर आपने कोई फैसला करना है तो अभी इसी वक्त करना होगा। जिस पर फैसल ने थोड़ा सोचा और कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ये हुक्म देता हूं कि अमेरिका के तरफ भेजे जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए और आज के बाद अमेरिका को अरब की तेल का एक खतरा भी नहीं मिलेगा। अरब में जिसके पास भी ऑयल था, उन सब ने फैसल के हुक्म पर लब्बैक कहा और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया। और अमेरिका खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। क्योंकि अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब कंट्रीज से खरीदता था। यह अमेरिका के लिए इतना बड़ा धचका था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और अमेरिका की मदद से इजराइल अरबों से ये जंग जीत गया। जिसके बाद ऑफ कोर्स अमेरिका ने फैसल से कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तो अब ऑयल की ये पाबंदी खत्म कर दो। लेकिन फैसल इतना गुस्से में था कि उसने कहा, नहीं, जब तक तुम इजराइल को सपोर्ट करोगे तब तक मैं तुम्हें तेल नहीं बेचूंगा। और यहां से फैसल ने अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असल ताकत दिखाई। फैसल ने अरब ऑयल को एक वेपन में बदल दिया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। अमेरिका में लोगों के पास गाड़ियां चलाने के लिए भी तेल नहीं था, बल्कि पेट्रोल स्टेशंस पे बड़ा लिखा होता था कि तेल को छोड़ो, गॉड को याद करो। और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री में पहली बार लोड शेडिंग और ब्लैकआउट्स होने लगे और लोग दोबारा कैंडल्स और लकड़ियां जलाने लगे। अमेरिका में 5 लाख लोगों की जॉब्स चली गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस साल फैसल ने अमेरिका पर पाबंदी लगाई, उस साल अमेरिका का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस मनाया ही नहीं गया, बल्कि क्रिसमस की रात को, जो हमेशा लाइट से भरी होती थी, इस बार पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। फैसल की ताकत का अंदाजा सिर्फ वेस्ट में अमेरिका को नहीं, बल्कि ईस्ट में जापान को भी हुआ। और जापान में कहा जाने लगा कि एटम बॉम्ब के बाद फैसल की पाबंदी जापान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था। अब जब अमेरिका के हालात बहुत ही खराब हो गए, अमेरिका की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और अमेरिका में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, जिसमें अमेरिकन ये प्लान करने लगे कि अगर फैसल ने ये पाबंदी खत्म नहीं की तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ फैसल के सऊदी अरब पर हमला कर देगा और उसे हटाकर किसी और शहजादे को तख्त पर बिठा देगा। जब फैसल को अमेरिका की इस प्लानिंग का पता चला, उसने अमेरिका को क्लियर मैसेज भेजा कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं अरब के सारे तेल के कुओं को आग लगा दूंगा। जिससे तुम्हारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। ये सुनकर अमेरिका ने फैसल से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर फैसल ने कहा कि हम तो हमेशा से डेजर्ट के गरीब लोग थे, हम पहले भी ऊंटों और खजूरों से गुजारा करते थे और अब भी दोबारा वही करेंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकोगे। जिसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच की और कहा, ऐ लोगों, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे, बल्कि जब जंग का वक्त आएगा तुम सब मुझे फौज के फ्रंट पर देखोगे और मुझे पता है कि हमारे इन खतरनाक फैसलों से
वेस्ट और ईस्ट सब हम पर गुस्सा है, लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन की आजादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अगर पूरी अरब दुनिया मिलकर इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, तब भी मैं अकेला इजराइल को कभी नहीं मानूंगा। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइट हो गए हैं और इनका लीडर है फैसल। मुसलमानों की इसी यूनिटी को इसके कुछ ही अरसे बाद OIC की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में देखा गया, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में थी। और मुसलमान दुनिया के सारे बड़े लीडर्स गद्दाफी, भुट्टो, शेख मुजीब, यासिर अरफात सब शामिल थे, जहां पहली बार एक इस्लामिक एटम बॉम्ब की बात की गई। इसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस पिक्चर ली गई, जिसमें सारे बड़े लीडर्स मिलकर एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है, इस पिक्चर में जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको एक एक करके आगे जाकर मार दिया गया। जैसे ही फैसल OIC की मीटिंग से वापस आया, फैसल की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिर अमेरिका ने फैसल के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका ने फैसल के कहने पर इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो अरबों के साथ डील कर ले। जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, जापान सब मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़कर तेल की भीख मांगने लगे। तो अब जब फैसल की डिमांड्स पूरी हो गई, उसने अमेरिका से पाबंदी हटा दी। लेकिन पाबंदी हटाने के बाद भी तेल की प्राइस नीचे नहीं आई। इसीलिए फैसल के दौर में सऊदी की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह बना, तब यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ $2 बिलियन थी, लेकिन अब फैसल ने उसे $2 बिलियन से $50 बिलियन तक पहुंचा दिया था। कहा जाता है सऊदी अरब में प्रॉपर्टी की प्राइसेस हर हफ्ते डबल होती रहती थी और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही थी कि लोग सीमेंट कश्तियों में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स में मंगवा रहे थे। और यहीं से सऊदी अरब के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। अब जब फैसल अपनी ताकत की पीक पर था, कहा जाता है कि ये स्पीच उसकी जिंदगी की आखिरी स्पीच थी। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कहाँ है दुनिया की गैरत? ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या हो सकती है, जो अल्लाह के राह में लड़ते हुए आए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मेरे हाथों से फलस्तीन आजाद नहीं होता, तो मुझे इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना रखे। और ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे। और इसके कुछ ही अरसे बाद जब फैसल एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक आदमी ने फैसल को गोली मार दी। लोग शाह फैसल को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां कहा जाता है फैसल के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं अपने कातिल को माफ करता हूं। फैसल की शहादत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और हर तरफ लोग रोने लगे। और दुनिया के सारे लीडर्स फैसल के जनाजे के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जिसके बाद बादशाह फैसल की नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई। जब फैसल को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, लोग उसकी गाड़ी को घेर कर चीख चीख कर रो रहे थे। और ये सारा कुछ उसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था जिसे फैसल ने शुरू किया था। और एंकर रो रो कर कह रहा था कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का बाप मर चुका है। और इस तरह बादशाह फैसल को दफना दिया गया। अब जिस आदमी ने फैसल को मारा था, वो कोई और नहीं बल्कि फैसल के अपने भाई का बेटा था। इसीलिए जब वो गन लेकर शाह फैसल की तरफ जा रहा था, किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो खुद भी एक शहजादा था। और जैसे ही फैसल अपने भतीजे से मिलने के लिए उसके पास गया,
फैसल के भतीजे ने उसके सर पर 2 गोलियां मारी और फैसल को शहीद कर दिया। शाह फैसल को मारने के बाद जब उसके भतीजे से पूछा गया कि तुमने आखिर क्यों ऐसा किया, तो उसने एक बहुत ही स्टूपिड और अजीब जवाब दिया। उस शहजादे ने कहा, आज से 10 साल पहले मेरे एक भाई ने फैसल के बनाए हुए टीवी स्टेशन पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस वालों ने मेरे भाई पर फायरिंग करके उसे मार दिया था। और मुझे गुस्सा तब आया जब फैसल ने मेरे भाई का बदला लेने के बजाय उस पुलिस वाले को माफ कर दिया। और आज मैंने 10 साल बाद फैसल को मारकर अपने उसी भाई का बदला पूरा कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस शहजादे को अपना भाई 10 साल बाद कैसे याद आया, और पिछले 10 साल से ये शहजादा था किधर? ये शहजादा पिछले 10 साल से अमेरिका में एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था और वहाँ क्लब्स, ड्रग्स और गर्लफ्रेंड्स पर अपने सारे पैसे उड़ा रहा था। बल्कि ये इतना अय्याश था कि एक बार अमेरिका में इस शहजादे को ड्रग्स यूज करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। मतलब 10 साल तक इसको अपने भाई के मरने की कोई परवाह नहीं थी। फैसल पर हमले से कुछ ही अरसा पहले ये अमेरिका से वापस सऊदी आया। आज दुनिया के बहुत सारे लोग समझते हैं कि फैसल को किसी बदले की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल पर पाबंदी की वजह से मारा गया था। क्योंकि अगर देखा जाए, फैसल के मरते ही सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और इजराइल को ही हुआ था, क्योंकि फैसल की शहादत के फौरन बाद इजराइल और अरबों ने दोस्ती का हाथ मिलाया और सारे अरब कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को एक्सेप्ट करने लगे। और फैसल के बाद आज तक किसी भी सऊदी बादशाह ने दोबारा अमेरिका के सामने सर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। फैसल की शहादत के कुछ ही घंटों बाद सऊदी खानदान ने अपना नया बादशाह सेलेक्ट किया, किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज, जिसने आते ही हुक्म दिया कि फैसल पर हमले करने वाले शहजादे का सबके सामने सर काट दिया जाए। लेकिन नए बादशाह के आते ही मुसलमानों की तारीख का सबसे खतरनाक वाकया पेश आया, काबा पर हमला। सब्सक्राइब